हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा नेमराज हुंडा थ्रू वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 6। ओके, तो इससे पहले 5 पार्ट जो हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा आई बटन पे भी आप जाके पूरी इसकी जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोस का लिंक जो है टाइमली मिलता रहे। तो देखते हैं हमारा आज का ये वीडियो और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 251 से। ओके, 251 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एग्रो सिल्वो पास्चुरल सिस्टम। तो एग्रो सिल्वो पास्चुरल सिस्टम क्या है? द आंसर इज एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप्स प्लस पास्चर मैनेजमेंट। तो अगर हम तीनों चीज़ें कर रहे हैं तो उसको एग्रो सिल्वो पास्चुरल सिस्टम बोलेंगे हम, जिसमें एग्रीकल्चर भी हो रही है, फॉरेस्ट्री की फॉरेस्ट क्रॉप्स भी लग रही हैं, और तीसरा उसमें एनिमल हस्बेंड्री और जो एनिमल रीडिंग और पास्चुरल मैनेजमेंट भी हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252, डिफाइन एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चरल सिस्टम। ओके, यहाँ पे भी 3 चीज़ हैं, एग्री, हॉर्टी और सिल्वीकल्चर। तो आंसर है हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर। तो फॉरेस्ट क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और एग्रीकल्चर क्रॉप्स तीनों हम इकट्ठा जो है एक सिस्टम में ग्रो कर रहे हैं, उसको हम एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चरल सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम। ओके, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट क्रॉप्स प्लस फिश प्रोडक्शन। एक्वाकल्चर होता है हमारा फिश प्रोडक्शन। ओके, तो ये तीनों उसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254, एग्रोनॉमिक मेजर्स आर अडॉप्टेड एज सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स वेयर स्लोप इज। तो जो एग्रोनॉमिक मेजर्स हैं वो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? ओके, किस टाइप की सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के लिए यूज़ करेंगे कि जब हमारा स्लोप कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है लेस देन 2%। अगर 2% से कम है, जहाँ पे मतलब इरोजन प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो वहाँ पे हम एग्रोनॉमिक मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 255, एग्रोनॉमिक मेजर्स इंक्लूड। तो एग्रोनॉमिक मेजर्स होती कौन कौन सी हैं? द आंसर इज कंटूर कल्टीवेशन, टिलेज, मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग। ओके, ये 4 तरह की है, कंटूर कल्टीवेशन, टिलेज, मल्चिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 256, व्हाट इज कंटूर कल्टीवेशन? कंटूर कल्टीवेशन क्या है? द आंसर इज इट इज द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय सोइंग अक्रॉस द स्लोप। इट कंजर्व्स सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर। तो क्या है, स्लोप के अक्रॉस, जो हमारा स्लोप है उसकी अपोजिट साइड में क्रॉस जो है उसके हम क्रॉप जो है कल्टीवेशन करते हैं, ताकि जो वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाए। ओके, तो इससे क्या होगा, सॉइल भी हमारी बचेगी, वाटर भी बचेगा और सॉइल की फर्टिलिटी भी बचेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मल्च? मल्च क्या है? द आंसर इज मल्च इज एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक इवेपोरेशन एंड इम्प्रूव सॉइल वाटर। ओके, तो कोई भी मटेरियल अगर हम सॉइल के सरफेस पे जो है अप्लाई कर रहे हैं, ओके, लगा रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारी एवापोरेशन और जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारी मल्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो एग्जांपल्स देखें अगर हम मल्च की, तो उसमें है क्रॉप रेजिड्यूज यूज़ कर सकते हैं, लीव्स यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर्स डाल सकते हैं, और पॉलीथीन फिल्म्स भी आजकल जो है यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ मल्चिंग। मल्चिंग के क्या बेनिफिट हैं? द आंसर इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूसेस इरोजन फॉर एग्रीकल्चर इन ड्राई रीजन्स। ओके, तो ड्राई रीजन में पहले ही हमारे पास पानी कम है, ऊपर से एवापोरेशन होती है, तो उसको कम करने के लिए हम मल्चेस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या है, हमारा सॉइल मॉइस्चर कंजर्व रहेगा और इरोजन भी जो है हम रिड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग? स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स आर अल्टरनेटेड विद स्ट्रिप्स ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स। ओके,
तो इसमें क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में अगर हम इरोजन परमिटिंग क्रॉप लगा रहे हैं तो उनके अल्टरनेट, तो उनके साथ साथ अल्टरनेट रोज में हम इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप भी लगाएंगे। ओके, तो उससे जो है इरोजन बच भी जाएगा और हम दोनों तरह की क्रॉप्स जो है ग्रो भी कर पाएंगे। ओके, तो इसको बोला जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, मैकेनिकल मेजर्स आर अडोप्टेड एज सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स व्हेन स्लोप इज। तो एग्रोनॉमिक मेजर्स हमने पढ़ा कि वो अगर लेस देन 2% स्लोप है वहाँ पे यूज़ होती हैं, और दूसरा यहाँ पे है मैकेनिकल मेजर्स, तो वो हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा स्लोप मोर देन 2% होगा। 2% से कम एग्रोनॉमिक, 2% से ज़्यादा मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261, कंटूर बंडिंग इज अडॉप्टेड व्हेन स्लोप इज। तो कंटूर बंडिंग कब करेंगे, जब कितना होगा स्लोप, द आंसर इज अप टू 6%। ओके, अगर 6% तक स्लोप है तो हम कंटूर बंडिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटूर बंडिंग इज यूज्ड इन डैश रीजन। तो कौन से रीजन में कंटूर बंडिंग की जाती है, द आंसर इज एरिड एंड सेमी एरिड रीजन विद हाई इनफिल्ट्रेशन एंड परमेबिलिटी। ओके, जहाँ पे पानी बहुत जल्दी से नीचे जाता है। ओके, तो उन एरियाज़ में, एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में हम कंटूर बंडिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडेड बंडिंग इज सूटेबल फॉर लैंड्स हैविंग स्लोप। तो ग्रेडेड बंडिंग कौन से लैंड पे की जाती है जिसका स्लोप कितना है, जिसका स्लोप 2 से 10% होगा, तो वहाँ पे हम ग्रेडेड बंडिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264, ग्रेडेड बंडिंग इज रिकमेंडेड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल। कितनी रिसीविंग रेनफॉल वाले एरियाज में ग्रेडेड बंडिंग कर सकते हैं हम, द आंसर इज मोर देन 300 mm पर ईयर। 300 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा रेनफॉल एनुअली हो रही है तो वहाँ पे हम ग्रेडेड बंडिंग यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 265, व्हाट इज सबसॉइलिंग। सबसॉइलिंग क्या है, द आंसर इज सबसॉइलिंग इज ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन ऑफ सॉइल बाय सबसॉइलर एट 30 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ एंड 90 to 180 सेंटीमीटर इंटरवल। ओके, तो सब सॉइलिंग करते हैं हम, सब सॉइलर वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो सॉइल के नीचे जो हार्ड पैन बन जाता है जिससे इन्फिल्ट्रेशन जो है हमारी कम हो जाती है, तो उसको हम तोड़ने के लिए, उस हार्ड पैन को तोड़ने के लिए हम सब सॉइलिंग करते हैं। तो उसमें सब सॉइलर जो है 30 से 60 सेंटीमीटर डीप हम कल्टीवेट करते हैं। ओके, और 90 to 180 सेंटीमीटर के इंटरवल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266, बेंच टेरेसिंग इज अडॉप्टेड इन लैंड्स वेयर स्लोप। तो बेंच टेरेसिंग कहाँ की जाती है, जहाँ पे कितना स्लोप हो, द आंसर इज रेंजिंग फ्रॉम 16 to 33% ऑन स्टीप स्लोपिंग एंड अंडुलेटिंग लैंड। 16 से 33% है जो स्टीप स्लोप है और अंडुलेटिंग लैंड है। ओके, तो वहाँ पे हम बेंच टेरेसिंग जो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक टेरेसिंग इज अडॉप्टेड इन लैंड्स वेयर स्लोप इज। तो जिंक टेरेसिंग कितने स्लोप पे की जाती है, द आंसर इज 3 to 10%। 3 से लेकर 10% स्लोप है तो हम जिंक टेरेसिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक टेरेसिंग इज आर कंस्ट्रक्टेड इन सॉइल्स इन डैश रेनफॉल एरियाज। तो कौन सी सॉइल में, कितनी रेनफॉल एरिया में हम जिंक टेरेसिंग यूज़ करेंगे, द आंसर इज मीडियम टू डीप सॉइल। ओके, मीडियम टू डीप सॉइल होनी चाहिए और मॉडरेट टू हाई रेनफॉल, तो वहाँ पे हम जिंक टेरेसिंग यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, व्हाट आर वेजिटेटिव बैरियर्स। वेजिटेटिव बैरियर्स क्या हैं, द आंसर इज दीज आर क्लोजली स्पेस्ड plantations, usually a few rows of grasses or shrubs grown along contours for erosion control. ओके, तो क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन क्रॉप्स हो सकती हैं। ओके, और ग्रासेस हो सकते हैं और श्रब्स हो सकते हैं, तो ये हमें जो इरोजन को कंट्रोल करेंगे। ओके, तो इनको हम वेजिटेटिव बैरियर बोलेंगे। ओके, तो ये वेजिटेटिव बैरियर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खस और वेटिवेरिया जिलानिका इज द मोस्ट सूटेबल प्लांट फॉर। किस काम के लिए यूज़ किया जाता है ये प्लांट, द आंसर इज वेजिटेटिव बैरियर। तो मोस्ट कॉमनली यूज वेजिटेटिव बैरियर है खस। खस जो है कॉमन नेम है इसका, जो साइंटिफिक नेम है वेटिवेरिया जिलानिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 271,
व्हाट इज वर्टिकल मल्चिंग? वर्टिकल मल्चिंग क्या है? द आंसर इज it is digging narrow trenches across the slope at intervals and placing the straw of crops residues in these trenches. तो इसमें जो है स्लोप के अक्रॉस जो है ट्रेंचेस बनाई जाती हैं और उन ट्रेंचेस में जो क्रॉप की रेजिड्यूज वगैरह स्ट्रॉ वगैरह जो है वो जो है प्लेस कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है। ओके, तो इसको हम वर्टिकल मल्च बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272, वर्टिकल मल्चिंग इज मोस्टली प्रैक्टाइज्ड इन, तो कहाँ पे होती है वर्टिकल मल्चिंग? द आंसर इज कॉफ़ी गार्डन्स। ओके, कॉफ़ी गार्डन में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या है? इट इज़ द स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड एट ए गिवन टाइम। किसी एक जगह पे किसी एक टाइम में एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है, तो उसको हम किस तरह का एटमॉस्फेयर है किसी एक जगह पे किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में पूछा गया है। ओके, तो वहाँ पे उस चीज़ को हम बोलेंगे वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? इट इज़ द कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। ओके, तो ये कलरलेस, ओडोरलेस और टेस्टलेस मिक्सचर है गैसेस का जो अर्थ को कवर करता है, सराउंड करता है, तो उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ, तो कितनी हाइट तक एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है? द आंसर इज 1600 किलोमीटर, तो 1600 किलोमीटर की हाइट तक जो है एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 99% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज विद इन ए हाइट ऑफ डैश किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हमारा 99% जो एटमॉस्फेयर का मास है, मास की बात की जा रही है यहाँ पे, मास जो है 99% वो कितने किलोमीटर के एरिया तक कंप्लीट हो जाता है? द आंसर इज 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर का एरिया जो हमारा लैंड अर्थ सरफेस से लेके 40 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेयर है उसी में उसका 99% कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इन डैश लेयर्स। तो वर्टिकली जब हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिफरेंस आता रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उस हमारे एटमॉस्फेयर को लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो कितनी लेयर्स हैं वो? द आंसर इज 4 लेयर्स। ओके, 4 लेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर, तो जो 4 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या नाम है उनका? दैट इज फर्स्ट सबसे पहले आती है हमारी ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर और लास्ट में आती है एक्सोस्फियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज दी लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। तो हमारी लोअर मोस्ट लेयर अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280, ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ, तो ट्रोपोस्फियर कितनी हाइट तक एक्सटेंड करती है? द आंसर इज 8 to 18 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो 8 to 18 मतलब अगर हम अर्थ के इक्वेटर से देखेंगे तो वो हमारा 18 किलोमीटर तक जाएगी, और अगर हम पोल से देखेंगे तो 8 किलोमीटर तक जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ। तो ट्रोपोस्फियर में अगर हम ऊपर जा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, एल्टीट्यूड में ऊपर जा रहे हैं, एल्टीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, तो उससे जो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो किस रेट पे होगा? द आंसर इज़ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, तो 6 डिग्री जो है डिक्रीज़ होता जाएगा वो हर 1 किलोमीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोस्फियर कंटेन्स डैश % ऑफ एटमॉस्फेयर मास। तो ट्रोपोस्फियर, अकेली ट्रोपोस्फियर में कितने % मास है एटमॉस्फेयर का? द आंसर इज 85%। ओके, 85%। टोटल 99% कितने तक है? 40 किलोमीटर तक, और ट्रोपोस्फियर में 85 है, दैट इज़ तो हमारा 8 से लेके 18 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो ट्रोपोस्फियर कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वेदर फिनोमेना लाइक क्लाउड्स, रेन, मिस्ट, फॉग एंड ड्यू एक्सेट्रा अकर्स इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये सब कहाँ पे होता है, किस लेयर में पाया जाता है? द आंसर इज ट्रोपोस्फियर। ओके, ट्रोपोस्फियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284, स्ट्रेटोस्फीयर इज द सेकंड मेजर एटमॉस्फेरिक लेयर विच लाइज बियॉन्ड द हाइट ऑफ डैश किलोमीटर एंड एक्सटेंडिंग अप टू डैश किलोमीटर। तो कितने से कितने किलोमीटर तक है स्ट्रेटोस्फीयर? तो ये 8 से 18 किलोमीटर जो ट्रोपोस्फीयर जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होती है और अप टू 50 किलोमीटर ये एक्सटेंड करती है। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर सेकंड लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285, विच इज़ दी वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे गर्म लेयर कौन सी है, वार्मेस्ट कौन सी है? दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर डैश विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर में एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे वो और ऊपर जाएंगे तो उसके साथ साथ जो है टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? द आंसर इज इंक्रीज। तो जब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन। तो फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो किस लेयर में होती हैं? द आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 288, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। तो ओजोन लेयर किस लेयर में ओजोन लेयर किस हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर में है? द आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटोस्फीयर इज ऑल्सो नोन एज। स्ट्रेटोस्फीयर को और किस नाम से जाना जाता है? द आंसर इज ओजोनोस्फीयर। ओजोन यहाँ पे पाई जाती है ओजोन लेयर, तो इसको ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290, मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट अबाउट ए हाइट ऑफ डैश किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस से लेके कितने किलोमीटर की हाइट तक जो है मोस्ट ऑफ द ओजोन लेयर जो है कंसंट्रेशन पाई जाती है उसकी? द आंसर इज 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर एरिया तक मोस्टली जो है जोन जो है मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291, मीजोस्फीयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ। तो मीजोस्फीयर कहाँ से कितनी हाइट तक एक्सटेंड करती है? द आंसर इज 80 किलोमीटर। ओके, 80 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 292, इन मीजोस्फीयर टेम्परेचर डैश विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। अगर हम मीजोस्फीयर में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेंगे, अल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा? तो इसका आंसर है डिक्रीज। तो इसमें जो है स्ट्रॉन्ग डिक्रीज आता है। तो जैसे देखा हमने स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, पहले ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जा रहे हैं तो 6 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर आई, ओजोन लेयर आई, उसमें ओजोन की वजह से टेम्परेचर जो है रेगुलरली उसमें इंक्रीज होता जा रहा है हाइट की तरफ साथ साथ। उसके बाद जैसे ही मीजोस्फीयर आई तो स्ट्रॉन्ग डिक्रीज दिखने को मिला है। तो यहाँ पे फिर जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मीजोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी इज एक्सट्रीमली लो इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कौन सी लेयर में एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो सबसे कम होगी? द आंसर इज थर्मोस्फीयर। जो लास्ट वाली जो हमारी लेयर है उसमें सबसे कम जो है डेंसिटी होगी एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्फीयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ। तो थर्मोस्फीयर कितनी हाइट तक एक्सटेंड करती है? द आंसर इज 1600 किलोमीटर। ओके, 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है थर्मोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 295, द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर इज नोन एज। तो थर्मोस्फीयर में जो है थर्मोस्फीयर को भी आगे 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। एक उसकी लोअर लेयर है, एक आउटर लेयर है। जो लोअर लेयर है उसका आंसर है हमारा आइनोस्फीयर। ओके, पहले आती है आइनोस्फीयर, उसके बाद जो हमारी आगे आउटर लेयर आ रही है उसका नाम है एक्सोस्फीयर। ओके, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, तो ये दोनों पार्ट हैं हमारे थर्मोस्फीयर के। इसको मतलब कंफ्यूज नहीं करना है। टोटल जो मेजर 4 लेयर्स हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और थर्मोस्फीयर। तो थर्मो जो है वो आगे 2 में डिवाइडेड है, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297, इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर डैश विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड। तो थर्मोस्फीयर में क्या हो रहा है अभी? टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, और उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। द आंसर इज इंक्रीज।
तो थर्मोस्फीयर में भी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो देखिए अल्टरनेट हो रहा है, पहले डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ स्ट्रेटो में, फिर मीज़ो में फिर डिक्रीज़ हुआ, और थर्मो में जाके फिर टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298, 299 और 300 जो आगे तीनों क्वेश्चन है उसमें हमें कंसंट्रेशन पूछी गई है। मेजर 3 जो गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और तीसरा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट मिलती है, दैट इज़ 78.08%। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे रिवाइज ज़रूर कर लीजिए एक बार। नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन है 20.95% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ओके, तो ये हमारे आज के जो है 50 क्वेश्चंस थे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।